सबसे पहला आता है करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आपको करंट रेशियो अगर निकालना है तो आपको न्यूमरेटर में लेना है करंट असेट एंड डिनोमिनेटर में लेना है करंट लाइबिलिटी। भाई असेट हमको मालूम है, लाइबिलिटी हमको मालूम है, करंट भी हमको मालूम है, बट करंट का एकदम परफेक्ट जानने का तरीका क्या है? आप जब भी अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, जब बैलेंस शीट बना रहे हो तब किसी असेट को आप फिक्स असेट या फिर नॉन करंट असेट कब कहोगे और करंट असेट कब कहोगे, उसका एकदम सिंपल डिमार्केशन है। क्या? बैलेंस शीट की डेट को आपको किसी भी असेट को देखकर यह सोचना है कि क्या अगले 12 महीने के अंदर मैं इसको बेच दूंगा, क्या इससे मुझे पैसा रियलाइज हो जाएगा, या अगले 12 महीने के अंदर इसको मैं बेचने वाला हूं। ठीक है, मेरा इंटेंशन क्या है उस असेट को लेकर, बैलेंस शीट की तारीख को मेरा इंटेंशन क्या है, वो ही मैटर करता है टू कैटेगराइज इट एज करंट असेट और नॉन करंट असेट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि कोई असेट आप अगले 12 महीने के अंदर बेच दोगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी करंट असेट। अब कुछ असेट ऐसी होती है जो हमेशा करंट ही होगी, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री आप बेचने के लिए लाते हो, आपका इंटेंशन क्या है कि अभी बेच दूं, ठीक है, तो वो हमेशा करंट होगी। सन्ड्री डेटर्स, जिसको आप उधार पे सामान बेच रहे हो, उससे आप पैसा 1-2 साल 3 साल के बाद नहीं लोगे, आप तुरंत लेने की कोशिश करोगे या विद इन सम लोअर पीरियड, जहाँ पे 30 दिन 45 दिन 90 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस, भाई वो तो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है, वो तो करंट एसेट ही हो गया। रिसीवेबल अक्रूवल, ये क्या है कि भाई आपकी इनकम ड्यू हो गई पर अभी तक आपको मिली नहीं है, तो वो भी 12 महीने के अंदर मिलने वाली है। लोन्स एंड एडवांसेस, कौन से वाले? शॉर्ट टर्म, जिसका पैसा आपको 12 महीने के अंदर अंदर मिलने वाला है। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, ये क्या चीज़ है? भाई ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप तुरंत 2-3-5 दिन 10 दिन में बेचने वाले हो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है बट उसको होल्ड करने का इंटेंशन आपका 12 महीने से कम का है। ठीक है, जब आप खरीद रहे हो, आपने शेयर्स खरीदे, आपने डिबेंचर खरीदे, कुछ भी खरीदा, बट इफ योर इंटेंशन इज टू होल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, देन इट विल बी कैटेगराइज एज करंट असेट, एनी अदर करंट असेट। तो भाई ये करंट असेट और नॉन करंट असेट का अगर आप डिमार्केशन समझ गए तो आधी चीजें आपके लिए इजी। तो आपका न्यूमिनेटर समझ गए आप, डिनोमिनेटर करंट लाइबिलिटी, अगेन सेम चीज, बैलेंस शीट बनाते टाइम कोई भी लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में आप कैटेगराइज कर रहे हो तो वहां पे आपको सोचना है क्या इस लाइबिलिटी को मैं अगले 12 महीने के अंदर अंदर चुका दूंगा, क्या मुझे पैसा चुकाने की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी। एंड अदरवाइज अगर होगा तो क्या हो जाएगी? वो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल, आपके जहाँ से आपने क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उधार पे माल खरीदा या सर्विस ली है। शॉर्ट टर्म लोन 12 महीने के अंदर चुकाने वाली। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑब्वियस से 12 महीने के अंदर चुकाना पड़ता है। कैश क्रेडिट भी वही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, सितंबर में रिटर्न फाइल करते रहना चुकाना पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड और ऐसी कोई भी अदर करंट लाइबिलिटी। तो आपका करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है दैट इज करंट रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियो बताता क्या, वो समझते हैं यहाँ पे। डज योर बिजनेस हैव इनफ करंट असेट टू मीट द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज या डेट? ठीक है, विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर पॉसिबल लॉसेस इन द करंट असेट। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शन निकाल के आपको क्या बता रहा है, ये प्रोपोर्शन क्या बताएगा कि से फॉर एग्जांपल इफ यू आर होल्डिंग करंट असेट्स ऑफ 1 लाख और करंट लाइबिलिटी है आपकी 50,000, तो आपका आंसर क्या आया? 2/1। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 2:2। ठीक है, फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटी यू आर हैविंग 2 रुपीज ऑफ करंट असेट, मतलब आपके पास काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपके जो करंट असेट है उसमें से आधे लोग आपके पैसे नहीं देंगे, फिर भी आपको 1 रुपया तो मिल जाएगा टू पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो जितना बेटर होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। ठीक है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हर कंपनी का अलग अलग होता है, पर यूजुअली ये 2:1 या उससे ज़्यादा हो बेटर है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, जितना ज़्यादा होगा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, क्विक रेशियो। ठीक है, तो हमने ज़्यादा टाइम करंट रेशियो पे जो लगाया वो हमको यहाँ पे हेल्प करेगा। क्या? क्विक रेशियो का मतलब ये है कि आप जो करंट असेट ले रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि उसको बेच के मुझे तुरंत पैसा मिल जाएगा, बट तुरंत पैसा मिल जाएगा क्या डेफिनेशन क्या है भाई? 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? क्विक रेशियो आपको बताएगा कि भाई अगले 15-20 दिन 25 दिन के अंदर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आपकी सारी करंट असेट आपको पैसा नहीं देगी,
आपको कुछ असेट पैसा नहीं दे पाएगी। जैसे आपकी इन्वेंट्रीज, आप जब सोचोगे तब नहीं बिकेगा, कस्टमर आएगा तभी बिकेगा। तो आप क्विक रेशियो निकालते हो कैसे? न्यूमरेटर में लेते हो क्विक असेट्स, डिनोमिनेटर में अगेन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी तो हमको मालूम है, अभी हमने देखा। क्विक असेट को कैसे निकालते हैं? तो आपने जो ऑलरेडी अभी करंट असेट निकाला, वहां से आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना। लॉजिक क्या है? सिंपल, इन्वेंट्री जब भी बेचने जाओगे तब बिकेगा नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस, भाई जिन सर्विसेज के लिए आप एडवांस में पैसा दे चुके हो, शायद वो सप्लायर जो है वो आपको पैसे वापस ना दे। अगर सही मायने में देखें तो ये दो चीज का पैसा सब्जेक्टिव है, आपको तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं क्विक असेट। ठीक है, तो ये क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा बेटर आपकी पोजीशन बताएगा कि भाई चलो आपने इन्वेंट्री भी निकाल दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी निकाल दिया, फिर भी क्या आपकी करंट असेट जो क्विक असेट के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है वो सफिशिएंट है टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये क्विक रेशियो जनरली 1:1 होगा तो अच्छा रहता है। अब आता है कैश रेशियो। ठीक है, तो ये क्विक रेशियो से 1 स्टेप फर्दर है। डिनोमिनेटर अगेन आपका करंट लायबिलिटी ही है, बट आप न्यूमिनेटर में क्या ले रहे हो? सिर्फ कैश एंड बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो तुरंत मार्केट में बिक जाएगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भाई लिस्टेड शेयर्स है। ठीक है, तो आप तुरंत कल आपकी इच्छा हुई कल बेच पाओगे। तो इन दोनों का समेशन करके आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा कैश रेशियो। ये क्विक रेशियो से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। ठीक है, तो अब एक बेसिक डिफेंस इंटरवल या फिर इंटरवल मेजर करके एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है पहले देख लेते हैं। बेसिक डिफेंस इंटरवल का मतलब यहाँ पे आप आंसर जो निकालोगे वो निकालोगे डेज में। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस लेना है, प्लस नेट रिसीवेबल लेना है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी लेनी है। ठीक है, मतलब आपको जो पैसा तुरंत मिल सकता है वो ले लो और डिवाइड कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। मतलब यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहा है कि डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस से डिवाइड कर दो। तो ये इंडिकेट क्या करता है बताए? आपके पास जो ये सब चीज बेचकर जो पैसा मिलेगा वो आपके कितने दिन के पर डे ऑपरेटिंग खर्चे को चुकाने में सक्षम है। ठीक है, एक तरह से ये क्या बताता है कि भाई आप अगर कुछ भी ना करो, आपका सेल्स भी ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, आपको सामान बना के और जो भी डे टू डे खर्चे करके बैठे रहना है, आपका माल नहीं बिक रहा, आपको दूसरा कहीं से पैसा नहीं मिलने वाला, फिर भी आप कितने दिन तक आपके बिजनेस को चला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल आप करंट एसेट बेचकर 1,00,000 रुपए बचा पा रहे हो और आपका डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, उसमें आपको नॉन कैश खर्चे नहीं लेने। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 1,000 रुपये दिन का खर्चा है। ठीक है, तो आप कितने दिन तक सस्टेन कर पाओगे? 100 डेज विदाउट एनी रेवेन्यू। ठीक है, तो एक तरह से ये इंडिकेशन है कि भाई जितना ज़्यादा दिन होगा उतना बेटर। इसके बाद आता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। एकदम सिंपल फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल का। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, मतलब आप करंट असेट को रियलाइज कर लो तो उसमें से करंट लायबिलिटी पे ऑफ कर दो, तो आपके पास नेट कितना पैसा बचेगा, दैट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पर ये करंट लायबिलिटी में आपको शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग नहीं लेनी। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अभी जो हमने देखा वो क्या था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब आता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के डेट्स है आपके, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा आपने उधार पे लिया है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका रेशियोज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के रेशियोज हैं, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड सेकेंड इज कवरेज रेशियो। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली ये है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके जो सोर्सेस है जहाँ से पैसा ला के धंधा शुरू किया है उसमें शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट या डेट की बात करें तो उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई आपकी शेयर कैपिटल कितनी लगी हुई है, मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है, बाहर से उधार कितना लिया हुआ है। तो ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसके रिलेटेड जो भी रेशियोज है वो कौन कौन से रेशियो है? इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल असेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके अलावा दूसरे कवरेज रेशियो। कवरेज का मतलब बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये है कि आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उसके बदले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो वहाँ पे आपको डिविडेंड देना पड़ता है। और भी किसी तरह की फॉर एग्जांपल टर्म लोन ली है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो भी आप इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी पे कर रहे हो उसको पे करने के लिए आपके पास कितनी गुंजाइश है, ठीक है, वो एक कवरेज रेशियो बताएगा।
तो समझते हैं एक एक करके। तो पहला रेशियो है इक्विटी, दूसरा है डेट। ठीक है, दोनों एक साथ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है शेयर होल्डर्स इक्विटी। का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी वालों ने जो पैसा लगाया वो। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या कि इन लोगों ने जो पैसा लगाया उसमें साल दर साल जो कमाई हुई उसमें से डिविडेंड माइनस करने के बाद हमने एक वर्ड देखा था जो था रिटेन्ड अर्निंग, उसको हर साल का इकट्ठा करके जो बैलेंस बनाया उसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इन दोनों का समेशन जब करते हैं वी आर गेटिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी। उसको डिवाइड करना है नेट एसेट से। भाई नेट एसेट क्या है? तो नेट एसेट का मतलब यह है कि आपको नेट फिक्स एसेट लेना है, फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन प्लस नेट करंट एसेट का मतलब क्या? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट माइनस अब तक का डेप्रिसिएशन प्लस आपको लेना है नेट करंट एसेट का मतलब वर्किंग कैपिटल भी हो गया आपका, नेट वर्किंग कैपिटल। ये आप करोगे तो मिल जाएगा आपको नेट एसेट। अब इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स की इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट का मतलब ये है कि भी आपकी नेट एसेट को इक्विटी वालों ने कितना फाइनेंस किया है। और अगेन अगर हम फॉर्मूला में डेट ले लें ऊपर तो क्या बन जाएगा? डेट रेशियो। अगर ये 0.5 अगर आ रहा है तो ये हमेशा कितना आएगा? 0.5। ये अगर 0.6 आ रहा है तो ये कितना आएगा? 0.4। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो। अब जब भी ऐसा फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी तो हमेशा आपका डेट जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, इक्विटी क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? आपको लेना है टोटल डेट डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स इक्विटी से। टोटल डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी देखा आपने, इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल डेट मतलब बाहर से आपने कितना पैसा उधार पे दिया हुआ है। ये क्या बताता है कि भाई आपका डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है। से फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन डेट ऑफ 5 लाख एंड यू हैव इक्विटी ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या निकला? 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज 0.5:1। मतलब आपके 1 रुपए आपके ओनर ने लगाया हुआ है उसके सामने 0.5 आपने बाहर से उधार दिया हुआ है। तो ये जितना कम होगा उतना बेटर। 1:1 आइडियल होता है, उससे ज़्यादा होगा जैसे 2:1। 2:1 क्या दिखाएगा कि भाई ओनर ने लगाया 1 रुपया, बाहर से लाए 2 रुपया। तो जितना ज़्यादा होगा उतना खराब, जितना कम होगा उतना। ठीक है, अब आता है डेट टू टोटल असेट। तो अगेन मैंने बताया डेट टू टोटल, तो डेट कहाँ आ जाएगा? ऊपर। टोटल असेट कहाँ आ जाएगा? नीचे। टोटल एसेट एंड नेट एसेट में फर्क क्या है समझते हैं। टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। वहां पे क्या था? नेट करंट एसेट। ठीक है, टोटल एसेट इज बैलेंस शीट का टोटल। फिर आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बताता है? एक तरह से डेट टू इक्विटी रेशियो का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। आपको डेट जो लिया था आपने पहले उसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया आपका डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिनोमिनेटर में अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, वही हो गया आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो में एक ही फर्क है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है उसका जो न्यूमरेटर आप ले रहे थे उसमें सिर्फ डेट ले रहे थे, यहाँ पे आप कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या करते हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर देते हो। ठीक है, लास्ट में आता है प्रोप्राइटरी रेशियो अंडर दिस कैटेगरी। सिंपल फॉर्मूला प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब ये है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब आपके सारे शेयर होल्डर्स का पैसा जिसमें इक्विटी भी आ गए, रेफरेंस भी आ गए और उनका रिजर्व एंड सरप्लस भी। ठीक है, टोटल असेट में आपको सारी असेट लेना है, सिर्फ फिक्टिशियस असेट नहीं लेना। मतलब फिक्टिशियस असेट का मतलब ये होता है कि ऐसी असेट जो आपकी बैलेंस शीट में बोल तो रही है और उसको बेच के आपको पैसा मिलने वाला। ठीक है, तो ये आपके 6-7 रेशियोज होंगे। अब हम कवरेज रेशियो पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कवरेज रेशियो क्या बताएगा कि फर्म्स एबिलिटी टू सर्व इट्स लाइबिलिटीज और उसका इंटरेस्ट, लाइबिलिटीज और उसका इंटरेस्ट। फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटी मतलब आपका हर महीने या हर साल इंटरेस्ट जाने वाला है। आपका प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड जाने ही वाला है। आपके ईएमआई कुछ बंधे हुए थे वो जाने ही वाले हैं। तो ये सर्विस की कितनी एबिलिटी है इनकी वो बताने वाले हैं। अब कोई भी आपका कवरेज रेशियो आप निकाल रहे हो, कवरेज रेशियो का डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा? जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपका ईएमआई है या फिर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है।
न्यूमरेटर में क्या लेना है, ठीक है, न्यूमरेटर में वही लेना है जो इसको माइनस करने से पहले वाली कमाई है। समझते हैं कैसे? आप इंटरेस्ट को कहाँ पे करते हो, यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर इज इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर क्या लेना है आपको, ईबीआईटी। आप प्रेफरेंस डिविडेंड अगर ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, एकदम सिंपल चीज। चलो फॉर्मूलाज देखते हैं अब। आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आपने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियस आपका न्यूमरेटर क्या होगा, ईबी, ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस क्या है ये, ईबीआईटी, ठीक है, यहाँ पे निकाल रखा है, ये ईबीआईटी है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, जो मैंने अभी समझाया वही फॉर्मूला हो गया हमारा। तो मैंने कवरेज रेशियो का आपको बता दिया, नीचे आपको सर्विस चार्ज लेना है, न्यूमरेटर में आपको क्या लेना है, उसको माइनस करने से जस्ट पहले वाली कमाई, इंटरेस्ट, ईबीआईटी, ठीक है, रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी या पीएटी, इजी। चलो इसके बाद आता है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो नीचे इक्विटी डिविडेंड क्या लेते हैं, ऊपर पेट्स, पेट्स कैसे निकलता है, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, आपको क्या लेना है, पेट्स डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, जनरली ये लॉजिकली निकालते नहीं है, ठीक है, बट फॉर्मूला के लिए दे रखा है। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब ईएमआई आपका, ऊपर क्या लेना है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमारे कवरेज रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो हो गए। तो हमने दो कैटेगरी ऑफ रेशियोज फिनिश कर दी। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो है एक्टिविटी रेशियो या फिर एफिशिएंसी रेशियो या फिर परफॉर्मेंस रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। एकदम इजी, हम इसको टर्नओवर रेशियो से ज़्यादा याद रखेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं टर्नओवर रेशियो से याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली ये निकाले जाते हैं टू मेजर योर एफिशिएंसी, कि भाई आप अपनी असेट, आपने जो पैसा लगाया हुआ है उसको कितना बेटर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूलाज कितने हैं टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये 3, 7 फॉर्मूलाज है। तो ये सारे रेशियो याद रखने का एकदम सिंपल तरीका आपको समझाता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक रेशियो में नाम क्या है, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर। टर्नओवर के जस्ट आगे आपको एक क्या लगा देना है, स्लैश, जहां जहां टर्नओवर है उसके आगे स्लैश लगा दो। मतलब आप क्या कर रहे हो, टर्नओवर के आगे के वर्ड को और टर्नओवर को अलग कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, आपको किसी भी टर्नओवर रेशियो में सेल्स या फिर सीओजीएस को हमेशा कहाँ लेना है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज सेल्स और सीओजीएस, न्यूमरेटर इज ऑलवेज सेल्स और सीओजीएस। और आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, जो भी फॉर्मूला का नाम है। टोटल असेट, तो यहाँ पे टोटल असेट ले लो, फिक्स असेट तो फिक्स असेट ले लो, ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल ले लो, करंट असेट तो करंट असेट ले लो, वर्किंग कैपिटल तो वो जो भी वर्किंग कैपिटल है, जिसमें इन्वेंट्री हो गया तो स्टॉक ले लो आप, डेटर है तो डेटर ले लो, पेएबल से तो पेएबल ले लो, बट पेएबल वाले में सेल्स नहीं लेना, वहाँ पे क्या लेना है, परचेज, ठीक है। तो फॉर्मूला लर्न करना एकदम ईजी है। टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर इज ऑलवेज सेल्स और सीओजीएस एक्सेप्ट फॉर 2 आइटम्स, बताऊंगा अभी। जब आप पेएबल्स टर्नओवर निकाल रहे हो तब आपको सेल्स ना लेकर क्या लेना है, परचेज। सेकेंड थिंग, परचेज कौन सा लेना है, क्रेडिट वाला, क्यों, क्योंकि आप क्रेडिटर्स के रिलेटेड निकाल रहे हो। सेम वे रिसीवेबल के टाइम पे आपको सेल्स नहीं लेना है, कौन सा लेना है, क्रेडिट सेल्स, दैट्स ऑल। मतलब इन दोनों को छोड़कर सारे के सारे फॉर्मूलाज में ऊपर आपको क्या लेना है, न्यूमरेटर में सेल्स और सीओजीएस। सवाल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू टेक सेल्स और सीओजीएस। सिर्फ ये दो जगह आपको याद क्या रखना है, लेना सेल्स है यहाँ पे पर क्रेडिट वाला, यहाँ पे लेना है परचेज वो भी क्रेडिट वाला, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो मैंने बताया वैसे ही, आइदर सेल्स और सीओजीएस टोटल असेट, ठीक है। बताता क्या है समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो हमने लर्न कर लिया, बट ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई आपने अगर 10 लाख रुपए की आपकी कंपनी में टोटल असेट है और अगर आप 100 रुपए का सेल्स साल में कर रहे हो तो आपने 10 टाइम्स आपकी असेट का 10 गुना आपने सेल्स किया, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई आप असेट का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हो। आपने 10 लाख की असेट से 100 करोड़ का या 10 रुपए की असेट से 100 रुपए का सेल्स किया। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे करंट असेट ना लेकर सिर्फ फिक्स असेट ली जाती है। इसमें भी सेम है, आपने 100 रुपए का सेल्स किया फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए की असेट लगाकर, तो आपने 20 गुना सेल्स किया अपनी फिक्स असेट का। तो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर, उतना ज्यादा आप असेट को यूज कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल का मतलब होता है नेट असेट। नेट असेट का मतलब क्या है, नेट असेट का मतलब क्या है,
यहाँ पे आपको लेना है सारी की सारी असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब आपकी इक्विटी होल्डर्स फंड। आपका सेल्स आपके इक्विटी या कैपिटल का कितना गुना है। करंट असेट अगेन वही सेम चीज, वर्किंग कैपिटल में आपके 3 है, जहां पे अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको प्रेफरेबली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेना है। अगर ना दिया हो तो आप सेल्स ले सकते हो, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में जब भी आप इन्वेंट्री ले रहे हो तब आपको एवरेज इन्वेंट्री लेना है जब तक बन सके। अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आप ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। सेम वे अगर आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो वहां पे भी आपको क्या लेना है, क्रेडिट सेल्स और आपका एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब आपके ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 करना है। इसके अलावा जो हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, मतलब पेएबल टर्नओवर रेशियो है, वहां पे आपको परचेज लेना है और एवरेज अकाउंट्स पेएबल, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स है वो लेने हैं। इसके अलावा 2 और चीजें समझा देता हूं आपको मैं इसी फॉर्मूला के साथ साथ। आपको एक चीज पूछी जाती है ACP, क्या है ये, एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब आप जो लोगों को उधार पे सामान बेच रहे हो वो ऑन एन एवरेज आपके सारे डेटर्स मिलाकर कितने दिनों के अंदर आपको पैसा दे देते हैं। ये क्यों निकालते हैं कि भाई जितना कम होगा, मतलब आप उधार पे सामान तो बेच रहे हो पर आपका ओवरऑल जो लोग सामान लेके जाते हैं, कोई आदमी 60 दिन में पैसा देता है, कोई 30 दिन में देगा, कोई 45 में देगा, कोई 6 महीने में देगा, तो ऑन एन एवरेज आपके जो डेटर्स है वो कितने टाइम में पैसा चुका देते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है, ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर आपने टर्नओवर रेशियो निकाल दिया है तो आपके लिए काम इजी है। क्या करना है आपको लेना है 360 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर एवरेज जो आपने निकाला है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सेम वे आपका जो पेमेंट वाला जो पीरियड है वो कैसे निकालोगे, एवरेज पेमेंट पीरियड आपको लेना है 360 डिवाइड बाय पेएबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूलाज एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में चलते हैं, कभी ये दे देंगे, कभी ये नहीं देंगे, कभी ये देंगे, कभी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट और आपने जो पैसा लगाया है उसके प्रोपोर्शन में कुछ न कुछ आपके फॉर्मूलाज होंगे, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है। दूसरे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन असेट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरे ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेशियोज और मार्केट इन्वेस्टर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेशियोज। टोटल 4 कैटेगरी ऑफ रेशियो है और काफी इजी फॉर्मूला है। सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताता है, भाई आप जो सामान खरीद रहे हो कॉस्ट लगाकर, स्टॉक या रॉ मटेरियल, उसको बना के जो बेचते हो सेल्स करते हो, उसमें आप कितना कमा रहे हो, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका नेट प्रॉफिट उतना हाई होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ खर्चे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पे आप जितना सस्ता बनाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको बताता है कि भाई आप कितना सस्ता बना के बेच रहे हो, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल्स से इंटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, पैट इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब कई बार प्री टैक्स निकालते हैं, पोस्ट टैक्स निकालते हैं। प्री टैक्स निकालना है तो आपको EBIT ले लेना है। अब कई बार क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकालते हैं और प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो भी निकालते हैं। प्री टैक्स में आपको नेट प्रॉफिट में से टैक्स को ऐड कर देना, सिंपल है। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, मतलब ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस करने के बाद जो बच रहा है, ठीक है। जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो अपना EBIT होता है, ठीक है। आगे एक्सपेंस रेशियो, आपको कोई भी एक्सपेंस का रेशियो निकालना है तो न्यूमरेटर में उस एक्सपेंस को ले लो और डिनोमिनेटर में क्या ले लो, सिंपल। कोई भी एक्सपेंस, ठीक है। आपको एम्प्लॉय एक्सपेंस रेशियो निकालना है, आपको COGS निकालना है उसका रेशियो, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो निकालना है, कोई भी रेशियो निकालना है एक्सपेंस के रिलेटेड, न्यूमरेटर में वो एक्सपेंस ले लो, डिनोमिनेटर में सेल्स ले लो, कोई भी रेशियो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं आपके रिटर्न के बेस पे कुछ रेशियोज हैं, इसमें रिटर्न ऑन असेट्स, ROCE और ROE, ये तीनों रेशियोज जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लोग, जिन लोगों ने पैसा डाला है, वो ये 3 चीजें खास देखते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। सबसे पहले आया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा लगाया उसके बदले आपको कैसा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आपको लेना है रिटर्न या फिर प्रॉफिट या फिर अर्निंग्स, ठीक है, वही आपका पेट, ठीक है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा लगाया है वो आपको क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर गेटिंग डिवाइड बाय व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, इसको निकालने के अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। ठीक है, हमारा मेन फॉर्मूला ये, चलो सबसे पहले आता है रिटर्न ऑन असेट्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट और असेट एम्प्लॉयड, असेट कितनी लगाई हुई है उसके बदले कितना नेट प्रॉफिट कमा रहे हो वो। तो फॉर्मूला सिंपल है, ऑब्वियस है, नेट प्रॉफिट आपका न्यूमरेटर, एवरेज टोटल असेट आपका डिनोमिनेटर, या फिर आप एवरेज फिक्स असेट भी लेते हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब आपका क्या हो गया, पी ए। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से निकालने के लिए दे रखा है। अब दो और चीजें, रिटर्न ऑन टोटल असेट एंड रिटर्न ऑन नेट असेट। ठीक है, टोटल असेट और नेट असेट में फर्क क्या है, टोटल असेट में आपको फिक्स असेट प्लस करंट असेट लेना है। ठीक है, नेट असेट में आपको क्या लेना है, फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। चलिए, तो अब एक फॉर्मूला समझते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में हमने देखा कि देर आर टोटल 5 आइटम। ठीक है, यहाँ हो गया आपका नॉन करंट असेट, यहाँ हो गया आपका करंट असेट। ठीक है, बेसिकली नॉन करंट असेट क्या होता है, हमारा फिक्स असेट। यहाँ हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आपके इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ आ गया। यहाँ पे हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब आपका डेट जो लॉन्ग टर्म वाला है, और लास्ट में आता है करंट लायबिलिटी। चलो हम एग्जाम्पल के लिए काम करते हैं, यहाँ पे थोड़े से फिगर डाल देते हैं। योर शेयर होल्डर्स फंड इज 100, तीनों का मिलाकर आपका नॉन करंट लायबिलिटी है 50 और आपकी करंट लायबिलिटी है 50, टोटल हो गया 200। ऑब्वियस है, यहाँ पे भी कितना होने वाला है, 200। आपकी नॉन करंट असेट 125 और करंट असेट 75। अब आपको बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके। ठीक है, एक आपका लायबिलिटी साइड का, आपको करंट लायबिलिटी को नहीं लेना है, आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कौन लगा के बैठा है, एक तो इक्विटी वाले, एक प्रेफरेंस वाले और एक डेट वाले। तो इन दोनों का टोटल इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना, 150। तो फर्स्ट अप्रोच इज क्या लेना है आपको, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड उनका इकट्ठा किया हुआ रिजर्व। ठीक है, तो फर्स्ट तरीके से हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड 150। दूसरा तरीका लेते हैं, एक काम करो, आप फिक्स असेट ले लो, करंट असेट ले लो, मतलब टोटल असेट ले लो, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैसे, आपने 125 लिया, 75 लिया, 50 माइनस किया, अगेन कितना आया, 150। तो ये भी फॉर्मूला है, देखो, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल असेट माइनस। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना समझ गए, दोनों अप्रोच से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां जैसा डेटा अवेलेबल है वैसी तरीके से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब आते हैं उसका रिटर्न कैसे निकालते हैं। तो हमने अभी देखा कि रिटर्न का मतलब आप जो पैसा लगाकर उसके बदले में पा रहे हो, दैट इज योर रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या ले रहे हैं, हम इक्विटी ले रहे हैं, हम प्रेफरेंस ले रहे हैं और हम आपका जो डेट है वो भी ले रहे हो। तो भाई इक्विटी वाले क्या कमाते हैं, इक्विटी वालों की कमाई क्या होती है, इक्विटी वालों की कमाई होती है PATES। ठीक है, प्रेफरेंस वालों की कमाई क्या होती है, प्रेफरेंस डिविडेंड, और डेट वालों की कमाई क्या होती है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके न्यूमरेटर में उन लोगों की कमाई लेनी है, तीनों की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट। तो इनकी कमाई जो है वो उसके न्यूमरेटर में लेनी पड़ेगी। तो अगर हम कायदे से देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पेट्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इंटू 100, तो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो आप या तो पेट्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट ले लो,
और इतना माथापच्ची ना करनी हो अगर आपको, तो ये पेट्स निकलता कैसे है वो देखते हैं। मैंने आपको बताया, आपके पास आता है सब कुछ माइनस करते करते आप आते हो कहाँ पर, आप आते हो PBIT पर, यहाँ से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट तो बचता है PBT, यहाँ से माइनस करते हो आप टैक्स तो बचता है PAT, यहाँ से माइनस करते हो आप रेफरेंस डिविडेंड तो बचता है PATES। ठीक है, चलो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, आपका PBIT है 1000, आपका ब्याज है 200, आपका PBT हो गया 800, आपका टैक्स हो गया 400, आपका PAT हो गया 400, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड 100, आपका पेट्स हो गया 300। तो आपको यहाँ पे इस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना है पेट्स, आपको लेना है प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको लेना है इंटरेस्ट। कितना हो रहा है, 300 + 100 400 और 2 600। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करो आप PBIT ले लो, ठीक है, सिर्फ टैक्स माइनस कर दोगे अगर 1000 - 400 तो भी कितना आएगा 600, सेम चीज है ना। तो PBIT माइनस टैक्स ले लो या फिर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस पेट्स ले लो, दोनों सेम है। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाया हुआ है, फॉर्मूला यही बनाया हुआ है। क्या ले रहे हो आप, PBIT 1 - T, और दूसरा ये तरीका भी है, ये तरीका भी दे रखा है, जैसे क्या ले रहे हो आप, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT। अब PAT मतलब क्या, आपका पेट्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका भी बता दिया, और EBIT 1 - T लो या फिर ये लो, दोनों चीजें सेम है। काफी फॉर्मूला अच्छा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे। अभी हम जो देख रहे थे वो था ओवरऑल सबका मिला के कितनी कमाई हो रही है। अब इक्विटी वालों की कमाई की अगर बात करें तो इक्विटी वालों की कमाई क्या, PATES डिवाइड बाय क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है इनटू 100। देख लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज योर पेट्स डिवाइड नेट वर्थ या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दैट इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इजी। ठीक है, तो भाई दोनों फॉर्मूला बताते क्या है भाई, ROCE क्या बताता है कि भाई ओवरऑल जो पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड पे, उस पर आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो, और ROE क्या बताता है भाई इक्विटी वालों का पैसे लेकर आप कितना कमा रहे हो। एक और तरीका जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का डुपॉन्ट मॉडल के हिसाब से, वो भी देख लेते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, उनको इकट्ठा करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला जाता है। ठीक है, वो 3 फॉर्मूलाज क्या क्या है। सबसे पहले आप लेते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो है, बट यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप ले रहे हो प्रॉफिट बाय सेल्स या फिर नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू। फर्स्ट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपने ये ले लिया, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो 100 से। सेकेंड चीज आप लेते हो टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, आपको लेना है ऊपर सेल्स, नीचे लेना है इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल। ठीक है, या एसेट जो भी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है। और लास्ट में है आपका इक्विटी मल्टीप्लायर, कि भाई आपके इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगा रखा है। यहाँ पे आपको लेना है टोटल इन्वेस्टमेंट इन असेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इन तीनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके आप क्या करते हो, आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हो। आपको क्या क्या करना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी लेना है, इनटू आपको इन्वेस्टमेंट टर्नओवर जो अभी निकाला वो लेना है, और लास्ट में आपको इक्विटी मल्टीप्लायर लेना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, XYZ कंपनी का रेवेन्यू है 29,261, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट इज 4241, नेट इनकम इज 4212, असेट कितनी है 27987, और शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है 13,572। ठीक है, यहाँ से डुपॉन्ट मॉडल से कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। कैसे निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, आपको लेना है नेट इनकम दैट इज 4212 डिवाइड बाय क्या लेना है आपको, रेवेन्यू। तो आपका निकल गया 0.14439 या फिर 14.39%। दूसरा आप असेट टर्नओवर निकालते हो, जिसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू बाय असेट्स, जो आपका निकला 1.0455। और तीसरा आपने निकला इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसमें आपने लिया असेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो आपका निकला 2.062। ठीक है,
अब तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो विदाउट एडिंग परसेंटेज, 0.1439 इंटू 1.0455 इंटू 2.061 दैट इज 0.3102, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 31.02%, दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो इस तरीके से डुपॉन्ट मॉडल से भी आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हो, 3 फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विद ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूलाज है। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, तो सिंपल फॉर्मूला है। अर्निंग्स पर शेयर हम किसके लिए निकाल रहे हैं? इक्विटी वालों के लिए। ठीक है? जो पेट्स होता है ना, पेट्स, PATS, दैट इज अर्निंग फॉर ऑल इक्विटी शेयर होल्डर। इफ यू डिवाइड द पेट्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है वो निकल पाओगे। क्या लिया आपने? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज योर पेट्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने शेयर्स हैं, आपको एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है वो मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है डिविडेंड पर शेयर, तो आपने सबको मिलाकर कितना डिविडेंड बांटा है, इट इज योर टोटल डिविडेंड पेड और पेएबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज योर डिविडेंड पर शेयर। इसके अलावा तीसरा एक तरीका है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, आप कितने रुपए का डिविडेंड दे रहे हो आउट ऑफ टोटल अर्निंग। ठीक है, आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो आप 50 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर पेइंग 50% ऑफ योर अर्निंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, आधा या फिर 50%, होता सेम। इसके अलावा मार्केट के हिसाब से कुछ रेशियोज होते हैं, जिसमें है सबसे पहला है पी रेशियो। फॉर्मूला इंडिकेट क्या कर रहा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ऊपर लेना है प्राइस, नीचे लेना है अर्निंग। मतलब प्राइस का मतलब क्या? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, MPS डिवाइड बाय EPS। ये क्या बताता है? भी 1 रुपए की कमाई करने के लिए आप कितना रुपया देने के लिए रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम शेयर इज ट्रेडिंग एट 1000 रुपीज एंड अर्निंग्स पर शेयर इज 50 रुपीज, देन 20 टाइम्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 रुपए देने के लिए रेडी हो, दैट इज योर PE रेशियो। ठीक है, तो अब आते हैं डिविडेंड और अर्निंग यील्ड पर। ठीक है, डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। आपको लेना है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय MPS लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिविडेंड यील्ड। अब कई बार सिर्फ डिविडेंड नहीं लिया जाता है, जैसे समझते हैं, आपने किसी शेयर को खरीदा 1000 रुपये पे, मार्केट प्राइस। ठीक है, 1/4/2024 को, 31 मार्च 25 को वो शेयर ट्रेड हो रहा है 1200 रुपये पे। ठीक है, और आपको डिविडेंड मिला 50 रुपये, तो टोटल आपने सिर्फ 50 रुपये नहीं कमाए, आपके 200 रुपये भाव भी बढ़ गया ना। तो कई बार क्या लिया जाता है? डिविडेंड भी लिया जाता है, साथ साथ में चेंज इन शेयर प्राइस भी लिया जाता है। ठीक है, और उसको डिवाइड किया जाता है, ये 1000 रुपये आपने जो इन्वेस्ट किया वहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल कमाई कितनी हुई। या फिर आप सिंपल तरीके से डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर वो भी ले सकते हो। अर्निंग यील्ड कैसे निकालेंगे? DPS की जगह EPS डाल दो बस। ठीक है, ये अपने कई सारे फॉर्मूलाज हो गए। तो इसके बाद आता है मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू पर शेयर। देखो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क क्या है? मार्केट वैल्यू मतलब आपका शेयर मार्केट प्राइस नहीं बता रहा है, और बुक वैल्यू का मतलब क्या है? आप बैलेंस शीट ले लो। ठीक है, बैलेंस शीट में आप नेट वर्थ निकालो। नेट वर्थ कैसे निकालते हैं? आपकी असेट ले लो सारी की सारी, उसमें से बाहर वालों को जो पैसा देना है वो माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो सब किसका? इक्विटी वालों का। मतलब एक तरह से नेट वर्थ इज टोटल फंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो एक शेयर की कितनी वैल्यू आ रही है वो मिल जाएगी, दैट इज योर बुक वैल्यू पर शेयर। लास्ट रेशियो इज क्यू रेशियो। क्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। आपकी जो इक्विटी और लाइबिलिटीज बोल रही है वो बुक के हिसाब से बोल रही है, उसको आपको मार्केट वैल्यू पे लाना है। ठीक है, इक्विटी और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे लाना है। मतलब आपका इक्विटी शेयर जो है का मार्केट प्राइस ले लो इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ले लो। आपकी जो लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल डिबेंचर है या लोन है, उसकी मार्केट क्या प्राइस चल रही है वो ले लो, उसका समेशन कर दो, दैट इज योर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट। मतलब जो असेट आपकी बैलेंस शीट में अभी बोल रही है उसको अगर मार्केट में खरीदने जाओ तो कितना रुपए लगेगा। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, जिसमें आप इक्विटी प्लस डेट उसकी मार्केट वैल्यू ले लेते हो,
और डिवाइड करते हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब अभी मार्केट में जाके ये एसेट खरीद के लाओगे तो कितना पैसा लगेगा, दैट इज योर क्यू रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियोज तो हमने समझ लिए, इसके लॉजिक को हम जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे समझेंगे। हमने चारों कैटेगरी के रेशियो जो हैं वो देख लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियोज निकाल रहे हैं या कोई भी दूसरे हम चैप्टर करेंगे, तब एक इनकम स्टेटमेंट जो हमारा यूजुअली P&L कैसा होता है हमने इमेजिन किया हुआ है, एक तरफ सेल्स होता है, इस तरफ आपके परचेज के कॉस्ट हो गए, आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो वो अकाउंटिंग का आपका P&L हो गया। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एक्सेट्रा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम P&L कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका, आप ले लो ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर जोड़ दो परचेज, उसके अंदर जोड़ दो परचेज के एक्सपेंस। कौन से वाले, सिर्फ परचेज वाले एक्सपेंस। टोटल कर लो, इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब क्या कि आपने जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो आपने सेल्स ले लिया, इसमें से COGS माइनस कर दिया, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया। इसमें से आप माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपके डे टू डे खर्चे, एडमिन, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गए आपके, आपका डिप्रिसिएशन आ गया, सब कुछ खर्चे माइनस कर देते हैं। तो जो बचता है उसको कहते हैं PBIT। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं EBIT। मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सारे खर्चे माइनस कर दिए, बट यहाँ से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करना बाकी है। चलो जो फिगर आया उसको लिख लेते हैं। इसमें से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अब क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो अगर आप टैक्स, तो अब क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब ये तो हो गया आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो आपका प्रेफरेंस शेयर वालों को आपको डिविडेंड बांटना पड़ेगा। ठीक है, वो माइनस कर दो। तो अब जो पैसा बच रहा है उसको कहेंगे PAT, बट कौन सा वाला, PATES, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आप पे करते हो क्या, इक्विटी वालों का डिविडेंड। तो अगर आपने इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया है, जो कंपलसरी नहीं है देना, ठीक है, देंगे तो माइनस होगा, नहीं देंगे तो माइनस नहीं होगा। तो जो लास्ट में बचता है दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी का इकट्ठा करके हम रिजर्व एंड सरप्लस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा P&L। यहाँ पे सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज योर PBIT और EBIT, माइनस इंटरेस्ट इज PBT, माइनस टैक्स इज PAT या फिर नेट प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। एक और चीज समझ लेते हैं, हमारी बैलेंस शीट कैसे दिखती है। बैलेंस शीट के दो पार्ट, दैट इज लाइबिलिटी एंड असेट। असेट में हमारे पास दो कैटेगरी असेट है, एक नॉन करंट असेट, एक करंट असेट। लाइबिलिटी में भी नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। और जो लास्ट में बचता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, जहाँ पे आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है।